साल 2014 जब देश में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में तमाम पड़ोसी देशों को भारत आने का न्योता दिया था। हमेशा भारत के साथ छलावा करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक को पीएम शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था और वो आए भी थे। ऐसा करके मोदी सरकार ने पहले दिन से ये साफ कर दिया था कि भारत की विदेश नीति में सबसे ज्यादा महत्व पड़ोसी देशों को दिया जाएगा। इसी नीति को औपचारिक तौर पर नेबरहुड फर्स्ट या हिंदी में पड़ोसी सबसे पहले का नाम दिया गया था। मोदी के मंत्रियों ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति का मूलाधार बताया, लेकिन फिर भी हालात आज तक नहीं सुधरे। पड़ोसी देश पास आने के बजाय और दूर होते चले गए। इसका ताजा नमूना बांग्लादेश के रूप में सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल के पहले साल में ही नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने उनके देश पहुंचे। बड़े पैमाने पर उनका स्वागत भी किया गया था और आम लोगों में उन्हें लेकर शानदार प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। लेकिन उस साल के बाद देशों में वैसी तस्वीर दोबारा नजर नहीं आई। एक बार तो पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के बुलावे पर लाहौर तक पहुंच गए। मोदी को उम्मीद थी कि उनके इस कदम से दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे, लेकिन उसका भी उल्टा हो गया। भारत पाक संबंधों में बेहतरी के ना तो कभी आसार नजर आए और ना ही कोई लक्षण दिखाई दिए। भारी आर्थिक संकट के दौर में भारत ने जिस श्रीलंका की मदद की थी, वो चीन का सहारा मिलते ही हमें ही टेढ़ी आंख दिखाने लगा। नेपाल में नए संविधान को लागू करने के दौरान भारत के खिलाफ मौन समर्थन चलाए गए। यहाँ तक कि आर्थिक नाकेबंदी कार्यक्रम के खिलाफ नेपाल की आम जनता भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हो गई। पिछले कुछ सालों से नेपाल की सत्ता में केपी शर्मा ओली काबिज हैं, लेकिन उन्हें भी कट्टर भारत विरोधी ही माना जाता है। मालदीव में भी बीते साल चुनाव में भारत का समर्थन करने वाली सरकार को सत्ता से हटाकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले मोहम्मद मोइज्जू ने तुरंत अपने देश से भारतीय सेना को हटाने की मांग उठा दी। उनकी पार्टी की तरफ से चलाए गए इंडिया आउट अभियान को काफी समर्थन मिला है और राष्ट्रपति मोइज्जू बिना किसी हिचकिचाहट के चीन की ओर झुके नजर आए। यहाँ तक कि भूटान, जो कि सामरिक, विदेशी और आर्थिक जैसे तमाम मामलों में भारत पर निर्भर है, उसने भी अकेले अपने दम पर चीन के साथ सीमा पर बातचीत शुरू कर दी है। उसने भी कूटनीतिक संबंध स्थापना के चीन के प्रस्ताव को भी सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार में सत्तारूढ़ सरकार के साथ भी भारत के संबंध कोई खास अच्छे नहीं है। तालिबान के साथ अब तक भारत कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर पाया है, जबकि इन दोनों ही देशों में भारत की ओर से अलग अलग सेक्टर्स में लाखों करोड़ों का निवेश किया गया है, जो अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। इसी लिस्ट में ताजा नाम बांग्लादेश का भी है, जहां बीते 15 सालों से भारत की एक हितैषी मित्र सरकार के सत्ता में रहने के बाद रातों रात उसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया और इसके तुरंत बाद उस देश की सत्ता में ऐसी कुछ ताकतें शामिल हो गई हैं जिनको भारत का दोस्त तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कुछ साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा चरम पर थी। विदेश मामलों के जानकारों की माने तो बांग्लादेश में पिछले दिनों हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन में भी भारत विरोधी भावना शामिल थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि मोदी सरकार की विदेश नीति में ऐसी कुछ गंभीर खामियां हैं जिसकी वजह से एक के बाद एक हमारे पड़ोसी देश हमसे दूर होते जा रहे हैं, या भारत को अपना दुश्मन मान चुके हैं, या फिर दक्षिण एशिया का जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, या फिर भारत के लिए ये नियति पहले से तय थी? इन तमाम अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने कुछ विदेश मामलों के जानकारों और पूर्व राजदूतों से बातचीत की। उनके मुताबिक दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम संगठित क्षेत्र है। यहाँ एक देश से दूसरे देश में आवाजाही या अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंध जितने कठिन और जटिल हैं, उतना दुनिया के किसी और इलाके में नहीं है। इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली देश के बीच संबंध सहज और स्वाभाविक नहीं है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत मालदीव, श्रीलंका या नेपाल जैसे किसी भी पड़ोसी देश के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के मकसद से किसी मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी के साथ कभी आगे नहीं बढ़ा है, जबकि ऐसे मामलों में हमेशा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही जिस नेबरहुड फर्स्ट नीति का ऐलान किया था, उसकी शुरुआत में ही खामी थी। वो एक अचानक लिया गया फैसला था जिस पर पहले कोई गंभीर सोच विचार नहीं किया गया था।
उनके मुताबिक भारत ने खुफिया तंत्र पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता दिखाई। हालांकि ये ठीक है कि खुफिया सूचनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर खुफिया विभाग की निगाहों से हम किसी पड़ोसी देश को देखने की कोशिश करते हैं और उसी आधार पर रणनीति बनाते हैं, तो जो नतीजा होना चाहिए वही हुआ है। इसी मामले पर एक और पूर्व राजदूत से बात की गई तो पता चला कि दुनिया के लगभग सभी देश इस वक्त अलग अलग वजहों से राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे हैं। दक्षिण एशिया भी उन्हीं में से एक है। अब नेपाल, मालदीव्स या बांग्लादेश में अगर राजनीति की तस्वीर बदलती है तो उसके लिए मूल रूप से उन देशों की आंतरिक परिस्थिति ही जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर किसी देश में कोई व्यक्ति लंबे समय से सत्ता में है और उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत या उसकी विदेश नीति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। वो देश अपनी राजनीतिक दशा दिशा के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। भारत और उसके पड़ोसियों को इन्हीं वास्तविकताओं के साथ आगे बढ़ना है। इस बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आते ही रहेंगे। बांग्लादेश के संदर्भ में कई लोग भारत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हमने तमाम अंडे एक ही टोकरी में रख दिए थे, यानी शेख हसीना और अवामी लीग पर ही भरोसा जताया था और भारत को आज उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान एक बार कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। हमें इस भूगोल के साथ ही चलना होगा। ये बात भारत के पड़ोसियों के मामले में भी सच है। भारत जहां है वहीं रहेगा। वो लोग चाहकर भी भारत को खुद से दूर नहीं कर सकते। इसलिए ये जिम्मेदारी आपसी संबंधों पर डिपेंड करती है। दो देशों में संबंध बिगाड़ने के लिए किसी एक देश या उसकी नीति को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए दोनों देश जिम्मेदार होते हैं। जब दोनों के हित मिलते हैं तो संबंध सहज रहते हैं और उनके हितों में टकराव होता है तो पग पग पर ठोकर भी लगती है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।